हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। और कार्बन कंपाउंड्स में हम पहुंच चुके थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अब तक जो आपने पढ़ा वो था उन कार्बन कंपाउंड का IUPAC नेम, है ना, कि उनको कैसे नेम देना होता है। हमने देखा था एक कार्बन को मेथ बोलते, दो कार्बन को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पाँच को पेंट, छः को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ओक्ट, नौ को नॉन और 10 को डेक बोलते हैं। फिर उनके बाद देखते हैं कि उनकी फैमिली कौन सी है। अगर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो कंपाउंड में तो एल्केन फैमिली, और अगर कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड मिल जाए तो एल्कीन फैमिली, और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो एल्काइन फैमिली। इसी तरीके से एल्कीन, एल्केन और एल्काइन के अकॉर्डिंग उनके सफिक्स लग जाते हैं तो नाम बन जाता है उनका। जैसे कि मेथ हो गया, एथ हो गया, इथीन हो गया, इथाइन हो गया, प्रोप हो गया। प्रोप अगर मिला तो प्रोपेन होगा, प्रोपीन होगा, प्रोपाइन होगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था बताओ, अगर फंक्शनल ग्रुप भी कार्बन कंपाउंड में आ जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ उस कंपाउंड में आ जाती है। मान लो किसी में OH लग गया, किसी भी कार्बन कंपाउंड में OH लग गया तो उसमें एल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो चुकी होगी, है ना। तो एल्कोहल की जो जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो उस कार्बन कंपाउंड में आ जाती है। मान लो CHO लग गया पीछे, तो मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप का वो कंपाउंड हो चुका है, उसमें एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज़ उसमें मिलेगी आपको। जैसे मेथेनॉल एल्कोहलिक नेचर का होता है, ऐसे ही मेथेनएल्डिहाइड ये एल्डिहाइड नेचर का होता है, टॉक्सिक होता है ना। जब अपन मेथेनॉल का कंजम्पशन कर लेते हैं ना, मतलब अगर मेथेनॉल का कंजम्पशन कर लेंगे तो वो लीवर जो है उसको तोड़ करके मेथेनएल्डिहाइड बना देता है, जो टॉक्सिक होता है, इसलिए आदमी की डेथ हो जाती है ना। ध्यान रखिएगा। अब पढ़ने वाले, हाँ, इसके अलावा हमने COO, अगर बीच में कहीं पे C और जुड़ा हुआ O दिखाई दे तो मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो नाम के पीछे लगता है ओन। अगर OH हो तो O लगता है, CH हो तो L लगता है, COOH हो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, ये भी आखिरी में पाया जाता है कॉर्नर साइड पर, या तो राइट या लेफ्ट, एक साइड पर मिलेगा, किनारे पर मिलेंगे ये सब। जब COOH होता है तो नाम में लगता है Oइक एसिड पीछे, है ना। इसका आएगा नाम सेम रहेगा। सबसे पहले कार्बन पहचानो। सबसे पहले आप कार्बन पहचानेंगे, कार्बन पहचानने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि अगर 5 कार्बन तो पेंट बोलेंगे, 6 है तो हेक्स बोलेंगे। उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है फैमिली। बॉन्ड देखिए भाई साहब, बॉन्ड देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड तो एल्केन, डबल बॉन्ड मिल जाए तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो एल्काइन होता है ना। फैमिली आपने डिसाइड कर ली। अगर फैमिली आपने डिसाइड कर ली उसके बाद फंक्शनल ग्रुप चेक कर लीजिए। अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो फिर वो उसका नाम देना होता है सफिक्स में। और हाँ, अगर हेलोजन फैमिली होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये होते हैं ना तो नाम के आगे भी चेंज होता है, नाम के आगे लग जाता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ध्यान रखिएगा, मतलब हेलोजन फैमिली के मेंबर जब आएंगे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे तो उनमें लगते हैं प्रीफिक्स, जबकि OH, CHO, COOH या CO होने पर कहाँ लगता है, सफिक्स लगता है, नाम के पीछे चेंज आता है। ध्यान रखिएगा। अब पढ़ते हैं भैया केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन कंपाउंड की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, कंबशन। कंबशन का मतलब कि बर्निंग करना। किससे बर्निंग करने में कौन सी गैस हेल्प करती है, ऑक्सीजन। तो देखिए कुछ कार्बन कंपाउंड के हमारे को क्या दिए गए हैं यहाँ पे, अपन को दिया हुआ है कुछ रिएक्शंस दी हुई है। जैसे पहली वाली रिएक्शन बताओ, कार्बन, कोयला, कोक बोल दो, चारकोल बोल दो, किससे दिखाते हैं, C से। किससे दिखाते हैं, C से। तो C की रिएक्शन कराई गई है O से, O2 से, मतलब ऑक्सीजन से। तो जलाने के लिए O2 हेल्प करती है, जला रहे हैं। तो कंबशन एक तरीके से बर्निंग ही है, दहन, हिंदी में इसको दहन बोलते हैं। तो देखो कार्बन की रिएक्शन करा रहे हैं O2 से, मतलब इसकी क्या हो जाएगी, बर्निंग। कोयला जलता है, क्या बनता है बताओ, राख बनता है ना। तो क्या बनेगी, CO2, धुआं निकलता है ना भाई, धुआं निकलता है। ध्यान रखिएगा, जो गैस निकलेगी वो CO2 होगी। साथ में आपने देखा है, आप कोई भी लकड़ी जलाते हो, कोयला जलाते हो, है ना, कोई भी जलने वाली कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप जला रहे हो, क्या देता है वो, हीट। क्या देता है, हीट। तो देखो साथ में क्या निकलेगी, हीट। याद रखिएगा, कोक को जलाया तो CO2 गैस निकलेगी और हीट हीट निकलेगी, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन क्या है, ये भी एक बताओ। सी भी क्या है, कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन होना जरूरी है तब कार्बन कंपाउंड बोल देंगे अपन। तो अकेला कार्बन भी है तो कोक है। चलिए CH4 मेथेन, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड कार्बन, सबसे सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है CH4 मेथेन। मेथेन की बर्निंग करेंगे O2 से तो बताओ क्या मिलेगा, वही वही CO2। साथ में ध्यान रखिए यहाँ पे H2O बनता है ना, जो वेपर बन के उड़ जाएगा बर्निंग कर रहे हैं तो। और क्या निकलेगी, हीट। क्या निकलेगी, हीट। तो ध्यान रखिए CO2 H2O हीट, याद हो गया। चलो मेथेन की बर्निंग भी हमने कर ली, है ना, दो रिएक्शन आपको याद हो गई। अबे क्या कौन कौन है बताइए, CH3CH2OH क्या है ये। अरे सर दो कार्बन है तो क्या हो गए, नाम दे देने को, दो नाम कैसे देना है, दो कार्बन एथ होते हैं, क्या होते हैं, एथ। सर इनमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या, नहीं।
नहीं, बना के देख सकते हो। या अगर आपको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी किन से पूरी हो रही है, हाइड्रोजन से, है ना, या बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना करके, तो मतलब वहाँ पर डबल बॉन्ड तो नहीं है। देखो देखते हैं कैसे हो रहा है, कैसे पता लगेगा सर बिना स्ट्रक्चर बनाए। देखो ये कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 तो क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड इस कार्बन से बना लिया होगा, मतलब सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो मतलब इधर आगे आगे चेक कर लो, इस वाले कार्बन के, इस वाले कार्बन के 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से पूरी कर ली, एक बन गया इधर वाले से, इधर वाले कार्बन से बॉन्ड, एक बन गया OH से बॉन्ड, 4 वैलेंसी पूरी होगी, मतलब सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो बताओ क्या कहलाया, एथेन, क्या कहलाया, एथेन। लेकिन सर ऊपर देखो ना सर, उसमें देखो ना, ये एन क्यों लगाया, ये सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड थे, तो एल्केन फैमिली का मेंबर हुआ, इसलिए नाम में पीछे क्या आया, एथ के पीछे एन आया, एथेन हो गया। अरे सर फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, OH लगा हुआ है, देखो OH लगा हुआ है किनारे पर, तो मतलब एल्कोहल फैमिली का मेंबर है। और इसमें क्या होगा, ओल लग, क्या लगेगा, ओल। तो जो एथेन एथेन था, अब क्या बन जाएगा, एथेनॉल, क्योंकि नाम में के पीछे क्या लगता है, नाम के पीछे लगता है ओल, तो क्या बन गया नाम, एथेनॉल। साथ में देखो इसकी बर्निंग कर रहे हैं, तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो गया बताइए, यही जो आप देख पा रहे हैं, C2H5OH, क्या हो गया, C2H5OH बोल दो या CH3CH2OH बोल दो, बात एक ही है। इन दोनों को मिला के लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा, 2 कार्बन C2, 3 हाइड्रोजन, ये 2 ये रहे, क्या होगा, H5, और पीछे क्या आ रहा है, OH, तो C2H5OH भी वही है, और CH3CH2OH भी वही है ना, ध्यान रखिए। नाम क्या है इसका, एथेनॉल, क्या नाम है, एथेनॉल। कॉमन नेम पता है क्या इसका, एल्कोहल, क्या नाम है, एल्कोहल। तो देखिए एथेनॉल की बर्निंग कर रहे हैं ऑक्सीजन से, क्या बनेगा, वही जो मेथड में बना था, CO2H2O, और हीट बनेगी, हीट और लाइट बनेगी। क्लियर हुआ क्या, कंबशन की तीनों रिएक्शन आपको याद हो गई। कोल की बर्निंग मतलब सी की बर्निंग O2 से तो CO2 बनती है, हीट बनती है। मेथेन की बर्निंग O2 से तो CO2H2O, हीट बनती है। इधर आइए, एथेनॉल की बर्निंग C2H5OH या CH3CH2OH की बर्निंग करते हैं O2 से, तब भी क्या बनता है, CO2H2O, हीट बनती है। तीनों रिएक्शन याद, तीनों रिएक्शन याद। चलिए आगे चलते हैं। देखो बोल रहा है द एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। देखो आपने ये देखा, आपने नेप्थलीन देखा, नेप्थलीन है, फिनाइल जैसी टेबलेट्स देखी होगी, वो जो अपन क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ आपने वॉशरूम वगैरह में यूज़ किया होगा, या फिर अपने जो जितने भी वो गेहूँ को स्टोर करते हैं ना, तो जो गोलियाँ वगैरह रखते हैं ना, वो नेफ्थलीन है ना। और कैम्फर, कैम्फर क्या होता है बताओ, वही कपूर जो आप यूज़ करते हो, एल्कोहल। 1 by 1 ऑन अ स्पेटुला एंड बर्न देम। क्या क्या बोल रहा है भैया, इनको रखिए आप किस पे, जलाने के लिए रखना है इनको, ठीक है, इनको बर्न करना है। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर द स्मोक इज प्रोड्यूस। आपको पता करना है कि कौन से कलर की फ्लेम आ रही है और कौन कौन से क्या बन रहे हैं, स्मोक बन रहे हैं। प्लेस द मेटल प्लेट अबाउट द फ्लेम, इज देयर अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी कंपाउंड। ये बोल रहा है कि आप इसके बाद वो जो उनकी आप बर्निंग कर रहे हो ना, तो ऊपर देखिए, ऊपर क्या इनमें कोई आपकी जो जो आपकी मेटल की प्लेट है उस पर कुछ आया क्या, उस पर कोई ब्लैक कोटिंग आई है क्या, ये आपको चेक करना है ना, ध्यान रखिएगा। Light a Bunsen burner, adjust the air hole at the base to get different type of the flames presence of smoke. When do you get yellow and sooty flame। देखो ये वाली एक्टिविटी काम की यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है क्या। देखो जो भी सेचूरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, कौन से कंपाउंड, सेचूरेटेड कंपाउंड्स, जिनमें मतलब कि सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हो, सिंगल बॉन्ड, उन्हीं को बोलते हैं सेचूरेटेड कंपाउंड। तो सेचूरेटेड कंपाउंड की जब बर्निंग करते हैं तो बताओ कैसी फ्लेम बनती है, क्लीन फ्लेम बनती है। कैसी बनती है, क्लीन फ्लेम। देखो लिखा हुआ है सेचूरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव क्लीन फ्लेम वाइल अनसेचूरेटेड कार्बन कंपाउंड विल गिव येलो फ्लेम विद अ लॉट ऑफ द ब्लैक स्मोक। ध्यान रखिए जब भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो कंपाउंड होता है अनसेचूरेटेड, और केवल सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है सेचूरेटेड। तो ध्यान रखिए सेचूरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बर्निंग करेंगे तो क्लीन फ्लेम बनेगी, मतलब कि धुआं नहीं होगा। लेकिन अनसेचूरेटेड की बर्निंग करोगे तो क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, येलो फ्लेम बनेगी, साथ में क्या होगा, स्मोक, ब्लैक स्मोक बनेगा। दिस रिजल्ट इन अ सूटी डिपॉजिट ऑफ ऑन द मेटल इन द एक्टिविटी। तो ये क्या बता रहा है कि एक ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है अगर अपन अनसेचूरेटेड कंपाउंड को जलाते हैं ना, तो ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाएगी। बताइए किस पर, अपने प्लेट पर, अपने प्लेट पर चढ़ जाएगी, है ना, ठीक है।
ब्लैक स्मोक की। However, limiting the supply of the air result in the incomplete combustion of even saturated compound। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है, अगर लिमिटिंग सप्लाई दी जाए किसकी, एयर की, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आ जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आ जाए तो भी क्या होगा बताइए, तो भी जो सेचूरेटेड कंपाउंड है ना वो भी पूरी तरह से जलेंगे नहीं। अगर वो भी नहीं जलेंगे तो वहाँ पर भी क्या दिखाई देगा, स्मोक। मतलब अगर सेचूरेटेड कंपाउंड क्या दे रहा है बताओ, स्मोक दे रहा है बर्निंग के साथ, फ्लेम के साथ, तो मतलब उसकी कंप्लीट बर्निंग नहीं हुई है, आपने ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं दी, इसलिए उसकी बर्निंग अच्छे से नहीं हुई। इसीलिए उसने भी क्या दिया बताओ, उसने भी क्या दिया, ब्लैक स्मोक दिया साथ में, ध्यान रखिएगा। गैस एंड केरोसिन स्टोव एट होम हैज़ इनलेट्स फॉर एयर सो दैट सफिशिएंट ऑक्सीजन रीच मिक्सचर इज़ बर्न टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। देखो स्टोव जो होता है या फिर केरोसिन जो होता है ना, इनमें क्या है, प्रॉपर स्पेस मिलता है इनको, है ना। स्टोव वगैरह में देखो होल्स वगैरह होते हैं तो एयर चल जाती है ना, तो बर्निंग के लिए उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। और ऐसे ही अपना जो केरोसिन वगैरह जिसमें भी अपन जला रहे होते हैं, जैसे कि वो चिमनियाँ वगैरह होती है, उनमें भी उनको क्या मिल रहा होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही होती है। इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए अच्छे से जलते हैं, इसलिए जलते हैं क्या पूरे, तो इसलिए क्या होता है बताओ, देखिए पॉइंट लिखा हुआ है। इसीलिए कैसी फ्लेम बनती है, क्लीन ब्लू फ्लेम बनती है। कैसी फ्लेम बनती है, कैसी फ्लेम बनती है, क्लीन ब्लू फ्लेम। किस किस में, केरोसिन में और गैस में। आपने देखा होगा आपके गैस के चूल्हे वगैरह जो घर में यूज़ होते हैं वो सारों में कैसी फ्लेम निकलती है, ब्लू कलर की। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैकेंड, इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज़ गेटिंग वेस्टेड। देखो आपकी गाड़ियाँ भी धुआं देती हैं क्योंकि उसमें फ्यूल जल रहा होता है ना। ज़्यादा धुआं अगर दे रही होती है मतलब कि बर्निंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, आपका इंजन उससे पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहा, मतलब किसकी वेस्टिंग हो रही है, आपके फ्यूल की बर्निंग हो रही है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपके घर के, आप घर में देखा आप गाँव में जो चूल्हे होते हैं जिसमें आप लकड़ी वगैरह या कंडे वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपके बर्तन जैसे क्या हो चुके होते हैं, काले। मतलब वहाँ पर वो जो लकड़ी वगैरह है उनकी प्रॉपर बर्निंग नहीं होती है। और ऐसे ही वो जो अपना घर में जो चूल्हे हैं एलपीजी गैस से चल रहे हैं, उनमें अपने बर्तन काले नहीं होते, अपने स्टेंसिल्स काले नहीं होते नीचे के बॉटम से। लेकिन अगर काले हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका जो फ्यूल है ना वो प्रॉपर जल नहीं रहा है, मतलब आपके जो होल्स है ना वो बर्नर के, उसमें कार्बन जमा हो गया है, इसलिए धुआं आ रहा है, इसलिए धुआं आ रहा है, ठीक है। और अपना जो फ्यूल है ना, मतलब जो भी गैस है वो वेस्ट जा रही है, तो समझ लीजिएगा। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर देम। देखो अपने जो फ्यूल होते हैं ना, ये कोल और पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोल डीजल और जो कोयला होता है, इनमें क्या होते हैं बताइए, नाइट्रोजन सल्फर भी होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन N2 और सल्फर भी होता है, सल्फर भी होता है ना। और ये सल्फर और N2 है ना भैया, यही क्या है, पोल्यूटेंट, मेजर पोल्यूटेंट है भैया हमारी एयर के, क्या है, मेजर पोल्यूटेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, है ना। इसी से क्या होता है, एसिड रेनिंग भी होती है ना। ध्यान रखिएगा, N2 और सल्फर जो है ना ये पेट्रोल और कोयले में पाए जाते हैं। इसीलिए अपन चाहते हैं कि CO2 का एमिशन कम हो, तो अपन जो कोल का यूज़ है वो कम करना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल से अपन आना चाहते हैं EV बेस्ड व्हीकल पर, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आना चाहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। MCQ में आपके आ सकता है कि मेजर पोल्यूटेंट कौन है, तो N2 H2 ढूंढेगा, नाइट्रोजन और सल्फर ढूंढेगा, है ना। चलिए कंटिन्यू करेंगे। सेचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, जबकि अनसेचुरेटेड वो होते हैं जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर क्या हो बताइए, जहाँ पर हो हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। चलिए हाँ देखिए, यहाँ तक अपन कर चुके थे, ठीक है। आपने देखा था कि कभी कभी जो सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ना, सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, वैसे तो वो उनकी पूरी मतलब कंप्लीट बर्निंग होती है तो वो फ्लेम मतलब ब्लैक स्मोक नहीं देते। लेकिन जब उनकी इनकम्प्लीट क्या हो, बर्निंग हो, तब उनमें भी क्या देखने को मिल सकता है अपन को, ब्लैक स्मोक मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये क्या हुई है, लिमिटिंग ऑक्सीजन उनको मिली है और कंप्लीट बर्निंग उनकी नहीं हो पाई है, ध्यान रखिएगा। फ्यूल जो होते हैं ना, ऐसे ही कोल हो गया और कौन हो गया बताओ, पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन सल्फर होते हैं जो इन्वायरमेंट के मेजर पोल्यूटेंट हैं, मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये हम पढ़ चुके थे।
अब देखो ये जो येलो वाला बॉक्सेस में दिया हुआ है कि जो सबस्टांस ऐसा कुछ वो बिना फ्लेम के जलते हैं क्यों, तो इसका यहाँ पे आपको याद कर रखना है। जैसे बताइए आपकी एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस में फ्लेम निकलती है क्या, मतलब फ्लेम तो निकलती है लेकिन स्मोक नहीं निकलता है ना, धुआं नहीं देता हो, है ना। सॉरी 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 सॉरी, एलपीजी गैस में फ्लेम निकलती है, बिल्कुल निकलती है सर, है ना। स्मोक निकलता है क्या, नहीं निकलता, मतलब कंप्लीट बर्निंग होती है, उनको क्या मिल रही होती है, ऑक्सीजन मिल रही होती है। कहाँ से मिल रही होती है, उन बर्नर से होकर, है ना। देखिए इसमें अपना जो हमारी जो कैंडल होती है, कैंडल है ना, कैंडल होती है, एलपीजी गैस होती है, ये जब जलती है तो क्या निकलती है, फ्लेम्स निकलती है। लेकिन क्या आप ऐसा कुछ कंपाउंड ऐसा कुछ सबस्टांस जानते हो जो बर्निंग, जो मतलब कंबशन होता हो लेकिन फिर भी फ्लेम नहीं निकलती, तो हाँ कोयला, क्या कोयला, कोयला जो होता है ना वो फ्लेम नहीं देता, क्या नहीं देता, फ्लेम। जैसे कि जो हिमाचल साइड पे या आपके पहाड़ों वाली साइड पर, जो माउंटेन साइड पर जो है ना, हिली एरिया में जो हमेशा ठंड पड़ती है, तो वो लोग किसका यूज़ करते हैं, अंगीठी का। और अंगीठी में क्या रखे जाते हैं बताइए, अंगीठी में कोयला कोयला रखते हैं, चारकोल, चाहे लोग चारकोल बोल दो या कोल बोल दो, उसको रखते हैं, है ना। उनको वो पता है ऐसे पहन लेते हैं, उनको टांग लेते हैं अपने गर्दन से, ताकि उनको क्या मिलती रहे बताओ, हीट मिलती रहे, है ना। ठंड में वो काम करते रहे, उनका काम चलता रहे, ठीक है। तो इसके लिए भाई लकड़ी वगैरह जलाएंगे तो क्या होगा बताओ, हर जगह लेके जा नहीं सकते, लेकिन अंगीठी को तो वो कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं साथ में। उसमें क्या रखे होते हैं, कोल रखा होता है, मतलब चारकोल वगैरह रखा होता है। उनमें फ्लेम नहीं निकलती लेकिन हीट वो करते हैं, है ना। वो रेड कलर हो जाता है जब वो बर्निंग होती है उनकी, कंबशन जब होता है ना कोल का, तो रेड कलर में आता है, लेकिन फ्लेम्स नहीं निकलती। क्यों, इसका रीज़न आपको याद रखना है, आप इसको पढ़ेंगे। वेन वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड, जब लकड़ी या फिर जो चारकोल होता है वो जब जलता है ना, द वोलेटाइल सबस्टांस प्रेजेंट वेपोराइज एंड बर्न विद द फ्लेम इन द बिगनिंग। देखो वुड या फिर जो चारकोल होता है, देखा होगा आपने, जलता है तो पहले फ्लेम देता है, लेकिन आपने देखा होगा लकड़ी जलने के बाद क्या बन जाती है, जलने के बाद कोयला बन जाती है ना, वो रेड हो जाती है, रेड हो जाता है, बिल्कुल डार्क रेड, है ना, हल्का सा पिंकिश पिंकिश सा। उसके बाद फ्लेम नहीं निकल रही होती, क्यों, तो बताओ, सबस्टांस जब बर्न होते हैं लेकिन फ्लेम नहीं बनती, इसका मतलब है कि उनमें क्या नहीं बनता, गैसेस सबस्टांस नहीं बनता। वो फ्लेम किससे बनती है, गैसेस सबस्टांस निकलने से। अगर गैसेस सबस्टांस बर्निंग के थ्रू बन रहा है तो फ्लेम बनती है, और अगर नहीं बन रहा तो फ्लेम नहीं बनती, ये ध्यान रखिएगा। तो गैसेस सबस्टांस नहीं बनता कोयले में, चारकोल में, इसीलिए वो क्या होता है, उसमें फ्लेम नहीं निकलती। अगला देखो, ये वाला पूछा कहता है फॉर्मेशन ऑफ कोल और पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम कैसे बना, आपको पता है, ये बायोफ्यूल से। क्या है बायोफ्यूल्स, क्यों, कि बायोमास से बने। कोल और पेट्रोलियम आर बायोफ्यूल्स बिकॉज फॉर्म्ड बिकॉज फॉर्म्ड ऑफ बायोमास। बायोमास क्या, हमारे प्लांट्स हो गए, है ना, हर्ब्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, इन सब से बने हैं। कैसे बने हैं सर, देखो जो अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आते हैं, वेल्केनिक इरप्शंस आते हैं, मतलब हमारी जो अर्थ है उसकी जो सरफेस है, उसकी लेयर्स है ना, वो ऊपर नीचे होती है ना, और अर्थक्वेक वगैरह आ जाते हैं, उथल पुथल मच जाती है, तो क्या होता है बताओ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो स्पीसीज़ हैं, वो उसमें दब जाएंगी, कुचल जाएंगी, फिर बताओ, फिर वो क्या होगा, उनका डिकम्पोजिशन होगा तो बदल जाएंगी, इसमें बताइए, वो बदल जाएंगी कोल में, है ना, कोल में, चारकोल वगैरह में, ठीक है। ऐसे ही बताइए जो पेट्रोलियम होता है वो कैसे बनता है, देखो जो ओशियंस है, जब अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह आते हैं, तो वो उस ओशंस के नीचे, सी के नीचे भी क्या है बताइए, कुछ सरफेस है हमारी, अर्थक्रस्ट है, तो वहाँ पर भी क्या हो रहता है, वहाँ पर भी चेंज आ रहे होते हैं ना। तो बताओ हमारे ओशंस में या सी में भी क्या है बताइए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, है ना, छोटे छोटे से क्या है ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो वो क्या होंगे ना, वहाँ पर अगर इरप्शन वगैरह आएंगे, अर्थक्वेक वगैरह आएंगे, तो वहाँ पर भी क्या होगा, वो लोग दब जाएंगे, कहाँ पर, अपनी, हाँ, अर्थ में। बताओ सी में क्या है, सी में क्या है बताइए, बहुत सारी क्या है, सिल्ट है, क्या है, सिल्ट, गाद जिसको बोलते हैं। देखो जो नदियाँ वगैरह, जब बाढ़ वगैरह आती है, तो कुछ जो बिल्कुल बारीक बारीक सी जो सोइल छोड़ के आती है ना, वही क्या है, सिल्ट है। तो बताइए हमारे ओशन में भी सिल्ट वगैरह है, उस पर दब जाएंगे, मर जाएंगे, बाद में क्या होगा, बाद में वो सब सूख गए होंगे, ओशंस वगैरह सूख जाएंगे, मतलब कि सी वगैरह सूख जाएंगे, है ना। और नहीं भी सूखे तो क्या होगा बताइए, लेकिन वो जो ऑर्गेनिज्म उसके दब गए हैं, उनमें क्या होगा, धीरे 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 बताओ,
ये तो नेचुरल हो रहा है ना, सब कुछ नेचुरल हो रहा है, ये हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है इस तरीके से, अगर वहाँ से क्या हो गया, वो जो सिल्ट थी वो किससे बदल जाएगी टाइम के साथ, नेचर उसको किससे बदल देगी बताओ, रॉक में। किसमें? रॉक्स में। तो सिल्ट बन जाती है रॉक्स, और जो उसके अंदर जो दब गए हैं ना, जो दब गए हैं, कुचल गए हैं, वो क्या होंगे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर क्या हो जाएगा बताइए उसमें, वो बदल जाएंगे पेट्रोल में और गैसेस में। तो इसीलिए जो गैसेस वगैरह और पेट्रोल वगैरह होते हैं ना, वो कहाँ से निकलती है बताइए, रॉक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रॉक से। तो रॉक्स के बीच में ड्रिलिंग वगैरह करके हम उसे निकालते हैं, और ये ऐसे ही अरेंज होता है रॉक्स के बीच पेट्रोल और गैस, जैसे कि अपना स्पॉन्ज के अंदर वाटर, स्पॉन्ज के अंदर वाटर, ध्यान रखिएगा, है ना। तो डिकम्पोजिशन वगैरह से बनते हैं ये, है ना। चलिए अगला जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन तो आप सब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। कार्बन कंपाउंड कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन। पता ऊपर भी आप जब कंबशन में क्या ऐड कर रहे थे, अरे रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे थे, वो भी क्या था, ऑक्सीडेशन था ही था, ऑक्सीडेशन ही था। तो वाली रिएक्शन जो ऊपर पड़ी ना, वो भी इसी की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। वहाँ पर भी आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही कर रहे हैं, है ना। वी इन विच एल्कोन आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने देखा कोल की क्या ऑक्सीडेशन ऊपर पड़ के आया, आप मेथेन की देख के आए, है ना। अब देखो अगर अपन एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, वो कंबशन था, वहाँ पर ज़्यादा क्या थी, ऑक्सीजन, तो वो बर्न हो रहा था। लेकिन अगर अपन क्या करें, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे ना, तो पता है किससे बदल जाएगा, वो बदल जाएगा अपना, यहाँ पे कंबशन नहीं कर रहे, उसको बस ऑक्सीडाइज कर रहे हैं लिमिटेड ऑक्सीजन से। तो पता है वो बदल जाएगा किसमें, CH3COOH। फॉर्मूला क्या होता है एथेनॉल का, C2H5OH, बदल गया CH3COOH। कार्बन तो दो ही रहे, बताओ, इधर भी दो कार्बन थे, इधर भी दो ही कार्बन रहे, इधर भी दो कार्बन थे, इधर भी दो ही कार्बन रहे हैं। लेकिन फ़र्क किस चीज़ का आया पता है, चेंज किस में हुआ है, चेंज हुआ है हमारे, जस्ट अ मिनट, चेंज हुआ है हमारे ऑक्सीजन में। उधर क्या था, C2H5OH, एक ऑक्सीजन था, इधर कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे बताइए, दो, CH3COOH हो गया, दो ऑक्सीजन हो गए, है ना, दो क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गए। लेकिन कार्बन तो दो ही रहे ना सर, कार्बन दो ही रहे। देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे दो कार्बन, एक दो, ऑक्सीजन एक है। इधर देखिए दो कार्बन, ऑक्सीजन कितने हो गए, दो। तो दो ऑक्सीजन हो चुके हैं, और कार्बन दो ही हैं। और ये किससे हुआ पता है, किससे हुआ है ये हुआ है हमारे कैटलिस्ट के यूज़ से। कैटलिस्ट कौन यूज़ किए हैं, देखिए कैटलिस्ट आपको याद रखें कि ऑक्सीडेशन में कौन हेल्प कर रहा है। देखिए एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन मतलब क्या होता है, जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, क्या बन जाता है वो, एल्केलाइन। एल्केलाइन क्या होता है, एल्केलाई क्या होता है, डिजोलेबल बेसेज इन वाटर, क्या कहलाता है, एल्केलाई कहलाता है ना। तो एल्केलाइन KMnO4 यूज़ करना है, या फिर यूज़ करना है एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो याद रखिए KMnO4 कैसा है, एल्केलाइन है, जबकि K2Cr2O7 कैसा है, एसिडिक। ये याद कर लो आप, ठीक है, हीट वगैरह चलेगा, लेकिन आपको याद कर रखना है मेजर ये कैटलिस्ट याद रखना है, ठीक है। कि ऑक्सीडेशन अगर करवाना है आपको, एथेनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड बनवाना है, पता है ये क्या है, ये एथेनॉल है, इसका नाम क्या है पता है, एथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड है, एथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम पता है क्या, इसका कॉमन नेम है अपना एसिटिक एसिड, जो फलों में मिलता है ना। चलिए रिएक्शन आप लोग को ये याद रखनी है, कुछ भी नहीं था रिएक्शन में, था क्या बताइए, हमारा एथेनॉल था, एथेनॉल की रिएक्शन KMnO4 से कराई, एल्केलाइन से, एसिडिक K2Cr2O7 से कराया। तो बताओ किसमें बदल गया, एथेनोइक एसिड CH3COOH में बदल गया। जो सबस्टांस ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप जब फर्स्ट चैप्टर में आइडेंटिफाई करते हो ना किसी रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है ना, उसके बगल में लिखा हुआ एलिमेंट ही क्या होता है, उनके लिए ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। वो आप आइडेंटिफाई करना जानते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इस रिएक्शन में, KMnO4 या K2Cr2O7। लेकिन कैसा, एल्केलाइन। बताओ MCQ बताए, MCQ में है ना, वो ऐसे लिख के देगा कि एसिडिक KMnO4 यूज़ होता है क्या, नहीं, कैसा होता है बताइए, एल्केलाइन। एसिडिक तो कौन होता है, K2Cr2O7, फार्मूला याद होना चाहिए। KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम का परमैंगनेट, जबकि
K2Cr2O7 को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ध्यान रखिए। K2Cr2O7 का नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी लिखा हो सकता है। KMnO4 का नाम क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसमें मैग्नेट आ रहा है उसमें क्या आता है, Mn क्या आता है, Mn, इसलिए क्या नाम है, पोटेशियम पर मैग्नेट। लेकिन जिसमें K2Cr2O7 उसमें क्या आ रहा है, क्रोमेट Cr, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ध्यान रखिएगा, है ना। देखो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, अरे ये वही है, इसमें क्या है, इसमें किसका एडिशन हो रहा है, ऊपर में किसका ऐड हुआ, ऊपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ पर अपना हाइड्रोजन ऐड होगा। क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। देखिए क्या हो रहा है, अनसेचुरेटेड कार हाइड्रोकार्बन, देखो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होंगे जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, मतलब अगर अपन को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हटाना है तो अपन क्या उसमें ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन। बताओ, अगर दो कार्बन के बीच क्या ऐड है, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दें तो वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हट जाएंगे और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। तो मतलब एडिशन रिएक्शन से अपन, देखो ये रहा, एडिशन रिएक्शन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये क्या इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये कैसा कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड था, तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड को अपन ने बदल दिया है किसमें, सिंगल बॉन्ड वाले में। तो एडिशन रिएक्शन से अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड कंपाउंड में बदला जा सकता है। और इसमें क्या ऐड किया जा रहा होता है, हाइड्रोजन, क्या ऐड किया जा रहा हो रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड करके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बदल दो सिंगल बॉन्ड में, यही है एडिशन रिएक्शन। इसमें भी क्या यूज़ होंगे, कैटेलिस्ट। तो देखो दोनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो चाहे वो एडिशन रिएक्शन हो, एडिशन रिएक्शन एक तरह का क्या है, रिडक्शन ही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नाउन इज रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर भी क्या चाहिए होगा, कैटेलिस्ट चाहिए होगा। वहाँ पे एल्केलाइन KMnO4 था यहाँ, और एसिडिक K2Cr2O7 था। यहाँ पर क्या है हमारा, निकल और पैलेडियम है। कौन है, निकल और पैलेडियम है मेरे भाई। देखो निकल क्या होता है, ये मेटल होता है, पैलेडियम भी क्या होता है, मेटल। ध्यान रखिए, निकल पैलेडियम हेल्प करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में। क्या बन जाता है, देखो क्या बना देखिए, इधर आइए, ये क्या है, दो कार्बन हो, इसका नाम देते हैं, इसका IUPAC नेम पता है क्या है, देखो वो जो नाम है ना आपके, मेथेड प्रोब्यूट पेंटेक्स हेप्ट ऑक्टनोन डेक, ये IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो उसने क्या दिया है, उसने ये दिया है कि एक को आप मेथ बोलिए, दो को आप एथ बोलिए। ये टेबल, ये सब नेमिंग वगैरह के जो सफिक्स प्रीफिक्स है ना, ये IUPAC ने डिसाइड किए हैं, इसलिए इनको IUPAC नेम बोलते हैं, है ना। चलिए बताइए, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ लिख दिया मैंने, है ना। नाम लिखने की बेसिक स्टेप, पहले कार्बन गिन लो। अब देखो बोन कैसा है, डबल बोन भी है, तो क्या होगा, एल्कीन फैमिली होगी, क्या नाम होगा, इथीन। क्या नाम होगा, इथीन। पता है ये R क्या है, बताओ। अगर मैं R की जगह पर H लिख दूँ तो सारा क्या होगा, हाइड्रोजन से बैलेंस बना। सारा बैलेंसिंग किससे पूरा हुआ, हाइड्रोजन से। चलो मैं R से नहीं लिख रहा, मैं किसी और से लिख रहा हूँ, तो कुछ और भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ रख दो, है ना। लेकिन नाम क्या होगा, इथिन होगा। अगर मान लो कुछ अलग से कुछ जोड़ा है हाइड्रोजन के अलावा, जब हाइड्रोजन जुड़ा होगा तब तो नाम इथिन ही होगा। लेकिन अगर कुछ और जुड़ेगा ना तो उसके लिए फिर नाम में चेंज कर देंगे, लेकिन इथिन तो होगा, इथिन तो होगा। बताओ, इथिन था यहाँ पे क्या था, इथिन। लेकिन इधर क्या बन गया, इधर सिंगल बॉन्ड बन गया। कार्बन कितने हैं, दो कार्बन को एथ बोलते हैं। सारे बॉन्ड किसके से बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो नाम क्या होगा, एथेन। अब R की जगह पर अगर हाइड्रोजन है तो नाम तो एथेन होगा। अगर कोई और है तो फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे नाम। मान लो मैं क्लोरीन लगा दूँ, क्या लगा दूँ, सब जगह क्लोरीन, तो सब जगह क्लोरीन लगेगा। देखो, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, चार क्लोरीन, तो क्या बोलूँगा मैं उसको, बताओ। इनमें सब जगह क्या आ गया, क्लोरीन। कितने आए बताओ, कितने आए, चार क्लोरीन, है ना। तो क्या नाम होगा पता है, टेट्रा क्लोरो एथेन। ये चार क्या आ गए बताओ, चार क्या आगे, चार आगे बताओ, क्लोरीन, तो टेट्रा क्लोरो एथेन नाम हो जाएगा। लेकिन आपको इतना डीप पे नहीं जाना, आपको ध्यान रखना है एडिशन रिएक्शन में हम डबल बॉन्ड को अगर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन जोड़ करके हटा दिया जाएगा। कौन हेल्प करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हेल्प करते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए, कौन कौन होते हैं, निकल और पैलेडियम। तो निकल पैलेडियम काम करते हैं, बताइए, इज हाइड्रोजन एडिटिव्स, है ना। हाइड्रोजन को एडिटिव काम एडिशन करते हैं तो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला आप जरूर पढ़िएगा इसको। क्या, यू मस्ट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी।
देखो, जो आपने सुना होगा ना वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, अपने लिए हेल्दी होता है ऐसा बोलते हैं, एड वो देखा होगा ना, एड वगैरह देखा होगा। तो एनिमल्स फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। तो अपन जो घी वगैरह खाते हैं ना, और जो घी वगैरह खाते हैं वो कहाँ से आता है बताइए, एनिमल से, एनिमल मिल्क से बनता है। तो उनमें कौन से कंपाउंड होते हैं, सेचूरेटेड। कैसे होते हैं, सेचूरेटेड, मतलब उन कंपाउंड में क्या मिलते होंगे, सिंगल बॉन्ड। क्या मिलते होंगे, सिंगल बॉन्ड। लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वो कैसा होता है, उसमें क्या होता है, अनसेचूरेटेड होता है। क्या होता है, अनसेचूरेटेड फैटी एसिड होते हैं। किसमें होता है, वेजिटेबल ऑयल्स में। इसीलिए बोलते हैं कि वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं, हमारे लिए हेल्दी होते हैं। जबकि जो हम एनिमल फैट वगैरह खा रहे हैं, घी वगैरह खा रहे हैं, वो उसमें क्या होता है, सेचूरेटेड फैटी एसिड होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है ना। तो ऑयल कंटेनिंग अनसेचूरेटेड फैटी एसिड शुड बी यूजन फॉर द कुकिंग। तो जो अनसेचूरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, उनका उनको हम कंज्यूम करना बेटर मानते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो बताइए, हमारा जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, उसमें कौन सा फैट होता है बताइए, अनसेचूरेटेड फैट्स होते हैं। ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जो सेचूरेटेड फैट्स हैं, जो एनिमल से बनाया गया घी है, उसमें सेचूरेटेड कंपाउंड है। और ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव। कैसा होता है, अनरिएक्टिव, रिएक्शन नहीं करता है ना, रिएक्शन कम करता है ये। तो बताओ, अगर हम इसको खाएंगे तो ये हमारी बॉडी में जाकर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, टूटेगा नहीं, ये रिएक्शन नहीं करता। लेकिन जो अनसेचूरेटेड कंपाउंड है कैसे है? ये हाईली रिएक्टिव है। कैसे रिएक्टिव है? तो बताओ, हमारे एंजाइम वगैरह इनको इजीली क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, इजीली तोड़ देंगे। तो स्टोर नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा तो बताइए ब्लॉकेज वगैरह नहीं बनेंगे, कार्डियक डिजीज़ वगैरह से हम बच पाते हैं। इसीलिए प्रीफर करते हैं अनसेचूरेटेड ऑयल खाना, कंपेयर देन द सेचूरेटेड ऑयल। ठीक है, रखिएगा। अगली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर इसमें क्या करें, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी को रिप्लेस कर देना। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आए हो ना आप लोग, वही है यहाँ पे। तो देखो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव। देखो यहाँ पे आ गया कि जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, फैटी एसिड्स मान लो, हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट एजेंट। तो सेचूरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं, रिएक्शन नहीं करते, इसलिए हमारी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन अनसेचूरेटेड होते हैं, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं इन हाइड्रोकार्बन में, जो बड़ी जल्दी हो जाता है। सेचूरेटेड कंपाउंड है, अनरिएक्टिव है, लेकिन सनलाइट प्रेजेंट हो, सनलाइट और कहाँ प्रेजेंट होती है आपको पता है, एज ए कैटलिस्ट फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। क्लोरोफिल भी होता है वहाँ पर। ठीक है, तो सेचूरेटेड कंपाउंड वैसे तो अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं क्लोरीन से। क्लोरीन कैन बी रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम 1/1। तो जो सेचूरेटेड कंपाउंड होंगे ना, उसमें हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा, हमारा क्लोरीन 1/1, 1/1 ध्यान रखिएगा, है ना। इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप एटम टेक्स प्लेस ऑफ अनदर। इसमें क्लोरीन किसकी जगह ले रहा होगा, हाइड्रोजन की, इसलिए क्या कहलाइए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर यूजुअली फॉर्म्ड विद हायर होमोलोगस ऑफ एल्केन्स। तो क्या होगा, हम यहाँ पर बहुत सारे क्या बना सकते हैं बताइए, क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट, है ना, हायर होमोलोगस एल्केन्स, है ना। ठीक है, जो एल्केन्स में होमोलोगस होगा। चलिए, केवल क्या अलग होंगे पता है, अलग क्या होगा, केवल ग्रुप कौन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, तो एल्केन बना सकता है अपन इनसे। देखो देखो क्या बन गया, मेथेन था, क्या था, मेथेन, समझाते हैं क्या लिखा हुआ था। देखो मेथेन था, मेथेन में 4 हाइड्रोजन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे Cl2 से। यहाँ पर कौन है, सनलाइट है, कौन है, सनलाइट है। तो एक हाइड्रोजन को लेके चला गया क्लोरीन, और दूसरा क्लोरीन कहाँ ऐड हो गया बताइए, आके यहाँ पर CH3Cl हो गया। 4 थे, उसमें से 3 बचे हैं, एक क्लोरीन आ गया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, HCl निकल चुका है। वैसे ही देखिए, दोबारा से जब होगा ना, तब क्या होगा, अब CH3Cl पर रिएक्शन होगी, किस पर, CH3Cl पर रिएक्शन होगी Cl2 की। पता है क्या होगा, एक और हाइड्रोजन चला जाएगा, और 2 क्या हो जाएंगे अब यहाँ पे, CH2Cl2 हो जाएंगे, और 2 एक और हाइड्रोजन निकल के चला गया। अगली स्टेप में CH2Cl है, क्या है, CH2Cl, क्या है, CH2Cl2। इसमें किसकी रिएक्शन कराएंगे वापस से, Cl2 की, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा। HCl वापस निकल, क्या बन गया, CHCl3। अब दोबारा से CHCl3 ले लीजिए, CHCl3 रिएक्शन दोबारा कराइए Cl2 से, सनलाइट की प्रेजेंस क्या बनेगा, CCl4 बनेगा।
और HCl निकल चुका होगा। बताइए क्या बना लिया आपने, पूरे हाइड्रोजन एटम को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या कहलाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन 1 बाय 1 किया है, ध्यान रखिए। रिएक्शन याद रखिएगा, लिख के आनी है आपको, है ना। चलिए अब आते हैं किस पर, कार्बन कंपाउंड, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड पर। क्लास होगी हमारे कितने टाइम की क्लास होगी है। चलिए ओके, 35 मिनट की क्लास हो चुकी है। चलिए प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है एथेनॉल की और एथेनोइक एसिड की, है ना। और उसके बाद बताइए सोप्स पढ़ने हैं और हमारा जो है डिटर्जेंट पढ़ना है, ठीक है। तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। चलिए पढ़ते रहिए।